सेक्शन हमने इसका कर लिया था। सेक्शन बी इसका आज हम करेंगे। कह रहा है कि क्लोरो इथेन और क्लोरो इथीन बल्कि एंड वन क्लोरोप्रोपीन आर द फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ a homologous series. One chloropropene exists as two geometric isomers. So draw the displayed formula of chloroethane and one geometric isomer of one chloropropene. तो ये तो बड़ा आसान है ना? कि डिस्प्लेड फॉर्मूला आपको बनाना है क्लोरोइथीन का और उसका वन ज्योमेट्रिक आइसोमर बनाना है किसका? ऑफ वन क्लोरोप्रोपीन का। तो 2 मार्क का क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले तो मैं इसका डिस्प्लेड बना देता हूँ क्लोरोइथीन का। सबसे पहले तो मैं क्लोरोइथीन का डिस्प्लेड बना देता हूँ। तो चूंकि है ही आपके पास 2 कार्बन एटम, चूंकि आपके पास इसमें है ही 2 कार्बन एटम, तो ये कंफ्यूजन ही नहीं है कि कहाँ पे क्लोरीन लगे और कहाँ पे क्लोरीन नहीं लगेगा। ओके, तो ये बड़ी आसान सी बात है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको बना देता हूँ कुछ इस तरह करके कि ये मैंने कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड लगाया और ये मैंने यहाँ पर क्लोरीन लगाया और यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन लगाया। ये भी हाइड्रोजन मैंने लगा दिया, ये भी मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, ये भी मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। ये आपके पास बन गया क्लोरोइथीन। ओके। अच्छा, फिर मैं क्या करूंगा? फिर आगे क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है? एंड वन ज्योमेट्रिक आइसोमर ऑफ वन क्लोरोप्रोपीन। तो इसको मैं मेंशन कर देता हूं कि ये मैंने बनाया है क्लोरोइथीन। ओके। और वन क्लोरोप्रोपीन का, चूंकि 3 कार्बन एटम है इसमें, और ज्योमेट्रिक आइसोमर तभी बनता है जब आपका डबल बॉन्डेड हो और डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हो, और डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो। ओके। तो अब मैं क्या हाँ करूं जी। इसको? हाँ, क्या कहती हो? ये आ, मैंने यहाँ पे कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड लगाया। ओके। ऊपर क्लोरीन और और एक काम करता हूँ, इसको मैं, चूंकि इन्होंने मुझे ना डिस्प्लेड बोला है, तो मैं डिस्प्लेड को मुझे हर बॉन्ड शो करना पड़ेगा। यहाँ पर मसला ये है, ये मैंने क्लोरीन लगा दिया और ये मैंने हाइड्रोजन लगा दिया और यहाँ भी मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। ओके। या अच्छा, एक पूछा भी तो एक ही है ना, पूछा भी तो एक ही है ना। तो दूसरा ये कि आप चाहो तो आप इसका दूसरा आइसोमर भी बना सकते हो, यानी कि आप सर इसको हम फ्लिप कर दो। चाहो मिटान तो लिखे। सिस बना दो, चाहो तो ट्रांस बना दो, हाँ कोई मसला नहीं है, एक ही बात है। अच्छा। अच्छा, उसमें उसने पूछा एक ही है ना, वरना तो मैं दोनों बना देता। जी। उसने पूछा एक ही है। ओके। फिर कहता है कि अच्छा, पहले तो नाम लिखे हुए हैं। ओके, तो इसको मैंने यहाँ बना दिया और इसको मैंने यहाँ बना दिया, सिंपल है बड़ा। फिर कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई क्लोरोइथीन एंड वन क्लोरोप्रोपीन आर मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज। तो देखो, दोनों बिलोंग टू द सेम फैमिली, दोनों बिलोंग टू द सेम फैमिली। देखो, दोनों में एल्कीन भी है और दोनों में क्लोरीन भी है। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो मैं कहूंगा दे बोथ हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, दे बोथ हैव द सेम functional group. Okay, they both have the same functional group। और नंबर 2 मैं इसको कहूंगा क्योंकि दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? सेम होंगी। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप चाहो तो आप आगे डिस्क्राइब कर दो कि इनके पास, दोनों के पास एल्कीन भी है और दोनों के पास हैलोजिन भी है, बोले तो क्लोरीन भी है। दूसरा ये कि इनकी जो प्रॉपर्टी हैं वो क्या होंगी? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सिमिलर होंगी, क्योंकि सेम बिलोंग फैमिली से बिलोंग कर रहा है। और क्या नाम है अपना, इनका जनरल फॉर्मूला सेम होगा, इनका जनरल फॉर्मूला सेम होगा। और लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं। और अगर आप इस होमोलोगस सीरीज को देखोगे ना, आप इसका फॉर्मूला जब लिखोगे तो दे आर गोइंग टू डिफर बाय CH2 ग्रुप। तो चूंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है, आप कोई से भी 2 पॉइंट लिख लोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। एक्सप्लेन व्हाई वन क्लोरोप्रोपीन एग्जिस्ट एज टू ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बट क्लोरोइथीन डज नॉट। अब ये देखो कितना आसान क्वेश्चन उसने पूछ लिया। क्योंकि क्लोरो जो आपका प्रोपीन है ना, वो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। देखो, उसमें आपके पास आ रहा है डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम। ओके।
तो ये तो डबल बॉन्ड वाली कंडीशन आपकी क्लोरो इथीन में भी है, लेकिन यहाँ पर सेम एटम्स अटैच्ड हैं। आपने देखा कि एक कार्बन पर दो हाइड्रोजन आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपको ज्योमेट्रिक आइसोमर दे ही नहीं पा रहा है। सो दिस इज ऑफ 3 मार्क्स। तो मैं उस 3 मार्क्स में क्या क्या इंक्लूड करूंगा? ओके, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि बोथ स्ट्रक्चर्स हैव अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन। सर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का क्या मतलब होता है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब यह है कि भाई देखो, आपने आपने किया क्या यहाँ पर, कि जो है सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है दो कार्बन, जस्ट लाइक दैट। ये H लगा हुआ है, ये Cl लगा हुआ है, ये H लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। सिंगल बॉन्ड है, दे कैन रोटेट इजीली। आप इस क्लोरीन को पकड़ के ऊपर ले जाओ। चूंकि सिंगल बॉन्ड है ना, आपने कोई भी फ्रेम लिया, उसको हैंग कर दिया वॉल से, इसको हैंग कर दिया वॉल से, तो आप उसको बड़ी आसानी से हिलाओगे तो वो रोटेट करेगा, क्योंकि वो एक ही कील से लगा हुआ है। आप ऊपर भी कील लगा दो फ्रेम के, यहाँ पर भी नेल लगा दो, यहाँ भी लगा दो, तो हाउ कैन इट रोटेट? तो अब आप इसको नहीं कर सकते हो, टू एंड फ्रो मूव नहीं कर सकता, लाइक अ पेंडुलम नहीं कर सकता मूव ये। तो जब सिंगल बॉन्ड होता है ना, जब सिंगल बॉन्ड होता है, तो यार आप उसको ट्विस्ट कर दो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुमने कोई नई चीज बना ली। नो, दे आर द सेम थिंग। वो तो सिंगल बॉन्ड है, वो तो कहीं भी तुम ना भी रोटेट करो, इन्वायरमेंट में वो वैसे ही रोटेट रोटेट होता रहता है। उसका 3D स्ट्रक्चर तुम इमेजिन करो, तो वो उल्टा सीधा ऊपर नीचे, इमेजिन करो कि हम फ्री फॉल है और देर इज नो एनी ग्रेविटी। तो सोचो, मैं कहीं जाके दीवार में लग रहा हूँ, कभी उल्टा हो रहा हूँ, कभी सीधा हो रहा हूँ, कभी टेढ़ा हो हम्म। रहा हूँ, कभी मैं यही काम इसके साथ भी हो रहा होता है, तो कौन सा बड़ा काम कर दिया हमने यहाँ पर। जब डबल बॉन्ड आता है ना, तो रोटेशन फिक्स होती है। फिर तुम मुझे पोजीशन चेंज करके दिखाओ, तो वो पोजीशन चेंज करना, तभी तो हम कहते हैं कि भाई इनकी बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि वो एक नया कॉम्पाउंड बन रहा होता है। तो हमें ये चीज मेंशन करनी है कि यहाँ पर जब डबल बॉन्ड होता है ना, मैंने क्या कहा कि बोथ स्ट्रक्चर्स हैव अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन्स। ओके, तो as the rotation is fixed, as the rotation is fixed, रोटेशन फिक्स हो गई आपकी। लेकिन लेकिन जो आपका 1 क्लोरोप्रोपेन है ना, 1 क्लोरोप्रोपीन जो आपका है, उसमें डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हुए हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन पर। ओके, तो उससे आपका क्या होगा कि अगर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हों, तो आपको वो ऑप्टिकल आइसोमर यानी कि सिस्ट्रास आइसोमर दे देगा। 2 मार्क आपको ये मिल गए। एक आपने मेंशन कर दिया, एक आपने मेंशन कर दिया इस वाले पॉइंट को, कि दोनों स्ट्रक्चर्स के बाद डबल बॉन्ड है, रोटेशन फिक्स है। लेकिन जो आपका 1 क्लोरोप्रोपीन है, उसके पास दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं ऑन द सेम डबल बॉन्डेड कार्बन। ओके, अब जो तीसरी स्टेटमेंट आप लिखोगे, उसमें आप ये बताओगे कि आपका क्लोरोईथीन क्यों नहीं दे रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे जी। लिखूंगा कि क्लोरोईथीन has chloroethene has same groups attached, that is hydrogen। मैं टू दो हाइड्रोजन लिख देता हूँ, 2 हाइड्रोजन्स।
डबल बॉन्डेड कार्बन, ये है पॉइंट। ठीक है। Chloroethene and 1-chloropropene are both monomers. Draw the structure of poly 1-chloropropene. मैं हमेशा बच्चों से ये कहता हूँ कि जब भी तुम पॉलीमर बनाओ तो तुम उसको शेप दे दिया करो, उसको तुम वो वाली शेप दे दिया करो। कैसी वाली शेप, देखना जरा। हमेशा तुम कोई भी पॉलीमर लोगी ना, तो उसमें ये हो रहा होता है, ये तुम्हारा मोनोमर होता है कुछ इस स्टाइल में, और इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप लेते हो। ओके, इसके आप सर आप n बहुत नंबर ऑफ कर मॉलिक्यूल, क्या? आप बहुत लैग कर रहे हैं। अच्छा, ओके, दोबारा मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वेट। बेहतर, यस। कुछ बेहतर है, ईमान? जी आप ठीक है। तो जब आप इसका पॉलीमर बनाओगे तो आप ऐसे करते हो ना, इसको डबल बॉन्ड आपका सिंगल बन जाता है, ये यहाँ आ जाएगा, एन आ जाएगा। सब कुछ यही होता है, बस ये है कि देखते हैं कि यहाँ पर ग्रुप्स कौन कौन से लगे हुए हैं। तो ये क्लोरीन है, बस इतनी सी बात है। तो पहले आप स्केलेटल अपना देख लो कि आपको कैसे बनाना है। तो यह है कि जिंदगी आसान, कोई भी आ जाए हमें उससे क्या है, मसला ही नहीं है कोई। ओके, ओके। चलें जी। द पॉलीमर ऑफ क्लोरोईथीन नोन एज पीवीसी, बोले तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, इज यूज्ड टू मेक वाटर पाइप्स एंड गटर्स which were previously made of metal. अच्छा जी, okay. Suggest two advantages of using PVC instead of metal in water pipes and gutters other than cost. अब ऑब्वियस सी बात है, देखो कॉस्ट की बात जहन में आती है, मेटल ऑब्वियस सी बात है महंगा होगा। दूसरा पता है सबसे बड़ा फायदा क्या है आपको, मेटल करोड हो जाता है, ये तो प्लास्टिक है, इसका कोरोजन से क्या लेना देना यार। लेकिन वो तो अलग बात है कि अगर बहुत देर तक कांटेक्ट में ये रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि चीजें जो है ना वो बेहतरी की तरफ नहीं जाती हैं। रादर देन दिस कि चूंकि वो एडवांटेज हमसे पूछ रहा है तो हर पॉसिबल एडवांटेज आप यहाँ पर जो है ना वो दे सकते हो। ये नहीं कह देना कि बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब कि मेक डजंट मेक सेंस इस क्वेश्चन से रिलेटेड। वो तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है, अगर वो एनवायरनमेंट से उसको कंपैरिजन कराए ना तो तब हम उसको जो है ना वो बोलेंगे। ओके, दूसरा बड़ी टेक्निकल बात है, बड़ी टेक्निकल बात है ये कि होता ये है कि आपका जब जो भी मेटल पाइप्स होते हैं उससे कोई भी अगर वाटर सप्लाई आपकी हो रही होती है तो वो मेटल कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, उसका आयन बन सकता है, वो जो है ना ट्रांसफर हो सकता है फर्दर। लेकिन इसका फायदा ये है कि ये तो बड़े अनरिएक्टिव होते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है, तुम्हें पता है पॉलीमर्स में सिंगल बॉन्ड मींस सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इतनी आसानी से वो सिग्मा बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन होता भी नहीं है, इतनी आसानी से सिग्मा बॉन्ड ब्रेक डाउन होता भी नहीं है, प्रॉब्लम ये है। तो नंबर वन में इसको कह सकता हूँ कि पीवीसी has a lower density than metal and it cannot be corroded. मतलब
as unreactive. The diagram shows the arrangement of electrons in the energy levels of a sodium atom, okay, of a sodium atom. So अब क्या करें कि इसने आपको कॉन्फ़िगरेशन कर बना के दी हुई है, क्योंकि आपको पता है ना कि सोडियम के फर्स्ट शेल में 2, देन सेकंड शेल में 8 एंड थर्ड शेल अच्छा। में 1। ओके, इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख के दी हुई है। Give the reason why the two electrons in the n is equal to 1 energy level are represented by arrows pointing in opposite directions। देखो इसको, मतलब ये जो है ना, इट्स कॉल्ड स्पिन पेयर। टू अवॉइड स्पिन पेयर रिपल्जन, तो हम उसको ऑपोजिट स्पिन के साथ जो है वो बना रहे होते हैं। लाइक इट्स अबाउट के इलेक्ट्रॉन जब रोटेट कर रहे होते हैं ना, तो एक क्लॉकवाइज होता है, देन अनदर वन इज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एक क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होता है, रिपल्जन को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं बेसिकली वो। तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप ये लिख देना कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑपोजिट स्पिन के साथ होते हैं। डायरेक्शन की बात की है ना उसने यहाँ पर, तो आप इसको यहाँ लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स हैव डिफरेंट स्पिन्स। ओके, तो बेसिकली ये जो यहाँ पर बना हुआ है, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपोजिट स्पिन। ठीक है। एक एरो ऊपर है तो एक एरो डाउनवर्ड है, नीचे है। तो एक स्पिन प्लस हाफ होती है तो एक माइनस हाफ होती है, मतलब हम यूं बना रहे होते हैं ना, ऐसे करके, ऐसे बना रहे होते हैं हम। एक यूं बनता है तो फिर एक यूं आ रहा होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से हो रहा होता है। तो एक प्लस हाफ है तो एक माइनस हाफ है। Explain whether or not all of the electrons in the n is equal to 2 energy level have the same energy। तो क्या कहते हो कि दूसरा जो आपके पास ये बना हुआ है यहाँ पर, दैट इज द सेकंड शेल, उसमें आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसमें आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। आपको पता है ना कि दूसरे शेल में बेसिकली डिफरेंट ऑर्बिटल्स जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं। जी। ओके, यस। तो क्या समझती हो आपके, एक्सप्लेन वेदर और नॉट ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द n इज इक्वल टू 2 एनर्जी लेवल हैव द सेम एनर्जी। क्या आपका नो। माइंडसेट है, कैसे पी सोचती शेल हो? पी शेल के पास हम्म, ज्यादा एनर्जी होती है। यस ऑब्वियसली। हम्म। इसमें p भी होता है और s भी होता है। सो इसमें या। P भी होता है और S भी होता है, सब शेल जो होते हैं ना हमारे पास। तो जी। इसमें सेकंड शेल में दोनों होते हैं। तो कैसे इनकी एनर्जी सेम हो सकती है यार? वो हमसे एक वो कह रहे हैं कि वेदर और नॉट ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन की सेम एनर्जी नहीं है। नहीं 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 नहीं, तो हम इसको पता है क्या बोलेंगे? के के मुझे लिखना चाहिए कि सम इलेक्ट्रॉन्स आर इन आर इन S subshell and some are in P subshell। some are in P subshell, तो अल्टीमेटली उनकी सेम एनर्जी नहीं होगी एज। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता।
बट स्लाइटली डिफरेंस जरूर होता है. That's it. Name the shape of the orbital occupied by the electron in the n is equal to 3 energy level. देखो, S. S P and then S obviously, और S की जो shape होती है वो कैसी होती है? Spherical shape. S की shape कैसी होती है? Spherical shape. This is your S orbital. This is your P orbital. तो ये डम्बल शेप है. ये डम्बल शेप है P की. और ये जो S ऑर्बिटल है ये स्फेयर है, स्फेरिकल शेप है ये. Samples of germanium consist of 5 isotopes, 4 of which are stable. उसमें से 4 कह रहा है stable हैं. और the fifth isotope germanium 76 is radioactive but with a very long half life. This means that the isotope composition is almost constant. The table shows data for isotopes. अच्छा जी. Calculate the mass of the fifth isotope of germanium. The relative atomic mass of germanium is 72.6. You must show your working. You must show your. यार मुझे तो उसकी abundance ही नहीं पता. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है. मुझे तो उसकी abundance नहीं पता है. सकते हैं ना? हाँ. क्या करें फिर? आप 100 में से माइनस करवा दो, हम्म, जिंदगी आसान करो अपनी. तो हम्म, परसेंटेज ऑफ द फिफ्थ आइसोटोप. तो ये हो गया ये. क्या आंसर आया? 27.4. कितना? 27.4. ओके हो गया जी. अब फॉर्मूला क्या होता है कि ए आर इज इक्वल टू आइसोटोपिक मास मल्टीप्लाइड बाय परसेंट अबंडेंस. मल्टीप्लाइड बाय परसेंट अबंडेंस. तो सबको ऐड कर दो जरा. सबको ऐड कर दो जरा तुम. मुझे उसका मास नहीं पता ना, तो मैंने उसको एक्स कह दिया. अबंडेंस आई नो दैट इज 27.4 डिवाइडेड बाय 100 और इज इक्वल टू द टोटल दैट इज 72.6. ईमान, वैसे ये तो क्वेश्चन तो हो गया होगा तुमसे, नहीं? जी, आखिरी वाले थोड़े से मुश्किल है. ये तो हम्म, हो जाएंगे. आखिरी वाला मुश्किल है. 26. क्या आंसर आया इसका? एक सेकेंड. सर डायरेक्ट एक्स बता दो. किस डायरेक्ट बताओ एक्स बता दो. एक्स. अच्छा. अराउंड यही कोई आ रहा होगा क्योंकि ए आर जो ये दिया हुआ है, ऑब्वियस सी बात है आइसोटोप के करीब करीब, ओवरऑल के करीब करीब होता है आइसोटोप का मास. 71 आर. ओके हो गया. आगे चलो जरा. Give the main reason why the answer in A part 1 should not be quoted to more than two significant figures. Should not be quoted to more than two significant figures.
क्या कहती हो? ये तुमने क्या निकाला है पता है तुम्हें? ये तुमने मास नंबर निकाला है। बात समझ रही हो? दैट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी डिजिट में हो नहीं सकता, इट्स ऑलवेज अ होल नंबर। तो कैसे हम उसको उसमें लिखें भाई? इट्स ऑलवेज अ होल नंबर, ऑलवेज अ होल नंबर। तो इसलिए जो आपका आंसर आया है ना, दिस इज अ मास नंबर। तो तो दैट इज ऑल्सो नोन एज द न्यूक्लियॉन नंबर। The radioactive decay of germanium 76 forms stable atoms of selenium 76. Okay, so compare and contrast the atomic structure of an atom of germanium 76 with an atom of selenium 76. बेसिकली ये रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है। रेडियो एक्टिव डीके होता है जब जर्मेनियम 76 फॉर्म्स स्टेबल एटम्स ऑफ सेलेनियम। जब वो डीके करता है ना, तो वो सेलेनियम 76 बना लेता है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसमें ये होता है कि पहले तो आप ये देखो कि आइसोटोप में हो रहा ये होता है कि इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं, बट इनके जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ऐसी बात है। जी। या तो अब हम करेंगे ये कि जर्मेनियम की अगर तुम बात करो, मुझे इसका प्रोटॉन नंबर बताना कितना है पीरियोडिक टेबल से देखकर। कंपेयर एंड कंट्रास्ट की बात कर रहा है वो, सही है ना? 32। ओके, और सेलेनियम के भी बता दो। 34। सो मीन्स दैट अगर मैं इनमें डिफरेंस की बात करूं, तो आई कैन से दैट के जर्मेनियम जो है आपका, दैट इज जीई, हैज टू फीवर प्रोटॉन्स। मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, डबल डबल आ रहा है, एक मिनट। यस, टू। एक तो इसमें दो प्रोटॉन्स कम है, और दूसरा ये कि दोनों में न्यूट्रॉन्स कितने कितने हैं। यस, न्यूट्रॉन्स भी जरा देख लो कितने कितने आ रहे हैं, 76 माइनस 32 एंड 76 माइनस 34। 44। हाँ ना, ये न्यूट्रॉन्स आ गए आपके पास, इसके 44 आ रहे हैं और इसके कितने आ रहे हैं, 42 आ रहे होंगे। यस और नो? जी जी जी। तो और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जर्मेनियम हैज टू मोर न्यूट्रॉन्स, ये भी कह सकता हूँ मैं। तीसरा ये कि इलेक्ट्रॉन की अगर तुम बात करो यहाँ पर, तो भाई वो भी एक ही बात है ना यार, कि मैं इसी को यहाँ लिख देता हूँ कि जर्मेनियम हैज टू फीवर इलेक्ट्रॉन्स सर सिमिलैरिटी सेम मास नंबर। देन सेलेनियम। हाँ जी। ओके। अच्छा, मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ना। या। तो आप इनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जरा सम करो ना, कि क्या आ रहा है। इनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करो,
लेट्स सपोज मैंने आपको कहा कि इसका प्रोटॉन है 32 और इसका न्यूट्रॉन है 44, इसका प्रोटॉन है 34 और इसका न्यूट्रॉन है 42. You will be getting the same number. That would be 76. That would be 76. So that's the similarity. They have the same mass number. A sample of volatile liquid X was vaporized at 473 Kelvin and 110,000 Pascal. 3.50 gram of X occupies this much volume. Calculate the number of moles of X in the sample. भाई मोल पूछ रहा है वो तुमसे, हिंट भी दे दी इन्होंने तुम्हें, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाना है, एन बोले तो मोल्स, तो मैं पहले एन निकालूंगा यहां से, तो एन वुड बी इक्वल टू ओवर पीवी ओवर आरटी. तो भाई प्रेशर आपको दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, क्या करूं भाई क्या करूं, प्रेशर का क्या करूं, एज इट इज रखो, एज इट इज रखो, पास्कल में दिया हुआ है 110 देन 1000 इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में कर लेना पहले, तो मीटर क्यूब में कैसे करोगे तुम, डिवाइडेड बाय 1000 दैट इज 10 रेज टू द पावर -3. ओके एक ही बात है. देन आर की वैल्यू आपको पता है 8.31 होती है, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाय द टेम्परेचर, कितना दिया हुआ है 473 केल्विन, ऑलरेडी केल्विन में दिया हुआ है, जरूरत नहीं है इसको करने की. सॉल्व करेंगे तो आएगा नंबर ऑफ मोल्स, क्या आ रहा है, 0.05. अरे यार इसके 4 मार्क्स दिए हुए हैं यार, देखो यार. सर इजी पेपर है. और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स, तो मास दिया हुआ है ना, तुम निकाल लो, क्या मसला है. मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मास ओवर मोल. मास इज 3.5, मोल इज 0.05, तो क्या आंसर आएगा, 70. 70. जी. 70 आ गया जी, 70, ओके हो गया. कंपाउंड एक्स कंटेन्स दिस एम्पेरिकल फॉर्मूला, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, इसकी परसेंटेज है 85.7, ये है 14.3. नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करते हैं पहले, इसको इसके ए आर से डिवाइड कराया, इसको इसके से डिवाइड कराया, तो इसका आंसर क्या आएगा पहले वाले का, 7.14. छोटे नंबर से डिवाइड कराऊंगा टू मेक अ होल नंबर, टू हैव अ सिंपल मोल रेशियो. It would be 1, it would be 2, so it would be CH2. ऐसे ही है. जी. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू गिवन मास जो के 70 था, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास जो के 12 प्लस 2 है, दैट इज 14. क्या आंसर आया, 5. so CH2 multiplied by 5 would be C5H10. This is your molecular formula. Okay. A few drops of purple solution of acidified potassium manganate were added to a sample of liquid X and shaken. The solution remained purple. State what can be deduced about the structure of X from this experiment.
देखो, एसिडिफाइड पोटाशियम मैग्नेट का कलर पर्पल होता है। ओके, तो इन्होंने क्या किया कि उसको लिक्विड एक्स में डाला, जिसका फॉर्मूला आपके सामने अभी आया है। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं आपको, C5H10 आपको ये बता रहा है कि इट्स नॉट एन एल्कीन। सिंपल सा जनरल फॉर्मूला से कंपैरिजन करा लो, पता लग जाएगा। इफ दिस वुड बी ना, सॉरी, C5H10 जो है वो आपका एल्कीन है, क्योंकि इट हैज अ डबल बॉन्ड, इट हैज अ डबल बॉन्ड, इट हैज अ डबल बॉन्ड। ओके, तो अब इसमें क्या होता है कि were added to a sample of liquid X and shaken, the solution remained purple. What can be deduced about the structure of X from this experiment? तो दो बातें हैं यहाँ पर। अगर एल्कीन है, अगर डबल बॉन्ड है, यार फिर तो इसको रिएक्शन करना चाहिए। अगर आपको याद हो, जब हम आपको एल्कीन के रिएक्शन पढ़ा रहे थे, तो हमने आपको बताया था ये कोल्ड से भी करता है और हॉट से भी करता है, KMnO4 होना चाहिए बस। ये हॉट से भी करता है और कोल्ड से भी करता है। तो लेकिन जो है, हैरत की बात है कि ये रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो आपका माइंड फौरन से क्लिक करना चाहिए। हमने आपको एक बात बताई थी कि आपका जो एल्कीन होता है ना, आपका जो एल्कीन होता है ना, इट्स इक्वल टू साइक्लो एल्केन, जनरल फॉर्मूला इज इक्वल टू साइक्लो एल्केन। तो हो सकता है ये कोई साइक्लो एल्केन हो सकता क्या है ही साइक्लो एल्केन, वो टेस्ट ही नहीं दे रहा भाई डबल बॉन्ड का, तो ऑब्वियस सी बात है। ऑब्वियस सी बात है, 1 मार्क का ये जो है ना वो क्वेश्चन है। तो हम कहेंगे कि देर इज नो डबल बॉन्ड प्रेजेंट। सर दोनों सेम नहीं होगा, क्योंकि जैसे उनका जनरल फॉर्मूला सेम है, तो होना तो चाहिए। मसला पता है क्या आता है, जब तुम उसका रिंग में बनाते हो ना स्ट्रक्चर, 2 हाइड्रोजन वैसे ही गायब हो जाते हैं। तो रिंग में तो डबल बॉन्ड आता ही नहीं है, रिंग में तो सिंगल बॉन्ड आता है। तुम बना के देख लो, देख लो, दोनों के एटम सेम आ रहे हैं, C5H10 लेकिन साइक्लो में डबल बॉन्ड नहीं है। तो वो 2 हाइड्रोजन ओ, जो रिमूव हुए हैं वो रिंग के बनने से रिमूव हुए हैं, तो स्टिल देर इज ओनली सिंगल बॉन्ड। तो कैसे केमनोफोर रिएक्ट करेगा? देर इज नो डबल बॉन्ड as हम्म, C5H10 is cycloalkane. It's a cycloalkane. Identify by name or formula 2 possible structural isomers of X using your answers to A part 4 and B. Structural isomer of X. A part 4 में C5H10 आ रहा था, और वो यहाँ कह रहा है साइक्लोएल्केन। कोई मसला नहीं है, 5 कार्बन का मैं एक रिंग बना लूं पहले। ये आपका साइक्लोपेंटेन है। और आप एक काम करो, 4 कार्बन का बना लो और एक को ब्रांच कर दो, ताकि आप उसका आइसोमर बना सको। ये मैंने स्केलेटल बनाया है। इट्स इसका नाम क्या होगा? मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। चाहो तो यहाँ पे आप वो कर दो। सर 26 पार्टी कर सकते हैं। क्या कह रही हो? ये 25 शुरू हो गया ना, और तो अभी हमारे पास है 55 हो रहे हैं। ओके, तो इसको मैं सर नेक्स्ट क्लास 26, में कराऊंगा।